बच्चों, आज की इस क्लास में हम काव्य सौंदर्य के अगले तत्व छंद विचार पर चर्चा करेंगे। छंद विचार का अध्ययन करेंगे। रस, छंद, अलंकार, ये तीन काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले प्रमुख तत्व हैं। छंद क्या हैं? सबसे पहले इसे हम जानेंगे, उसके पश्चात छंदों के अंग और उसके भेद। छंद क्या हैं? जब मात्रा अथवा वर्णों की संख्या, विराम, गति, लय, तुक, ये सब क्या है, ये आगे हम अध्ययन करेंगे, पता चलेगा आपको। इन सब के नियमों से युक्त कोई रचना होती है, उसे छंद अथवा पद्य कहते हैं। इसी को वृत्त भी कहते हैं। अब अगर इन्हीं से मुक्त रचना है तो वो गद्य हो गई। गद्य में ना तो विराम का कोई नियम होता है, ना लय का नियम है। गद्य को हम लय नहीं दे सकते हैं, गति नहीं दे सकते हैं। गद्य में हम तुकबंदी नहीं कर सकते हैं, गद्य को हम गा नहीं सकते हैं। और इन्हीं सब नियमों से युक्त बंधी हुई रचना छंद कहलाती है। तो ये छंद के नियम हैं। नियमों से बंधी हुई रचना, नियमबद्ध रचना छंद कही जाती है। छंदों के भेद। छंदों के दो प्रकार हैं, एक तो मात्रिक, दूसरा वर्णिक। मात्रिक और वर्णिक। जिस छंद में पंक्ति में मात्राओं की संख्या निश्चित हो, या हम कहें कि मात्राओं की गणना के आधार पर जो छंद होते हैं वो मात्रिक छंद होते हैं। और जो वर्णों की संख्या जिसमें निश्चित हो, संख्या का नियम एक निश्चित हो, वो कि इस पंक्ति में इतने ही वर्ण हो सकते हैं, वह रचना वर्णिक छंद कहलाती है। अब छंद के प्रमुख जो अंग हैं वो देख लेते हैं हम। चरण या पाद। ये चरण, जिसे हम अगर आम भाषा में कहें, अपने समझने के लिए एक भाषा में कहें, तो जो लाइंस, जो पंक्तियां होती हैं, उन्हें हम चरण कह सकते हैं। परंतु कुछ छंद ऐसे भी होते हैं जिनके दो चरण एक ही पंक्ति में लिख दिए जाते हैं। किसी छंद का लक्षण जितने वाक्य अथवा वाक्यांश में एक बार पूरा घटित होता है उसे चरण कहते हैं। वही मैंने आपको बताया कि एक पंक्ति में जो लिखी जाती है जो बात, उसे चरण कहा जाता है। दल। अधिकतर छंदों में एक चरण अथवा एक पंक्ति में लिखा तथा पढ़ा जाता है। कुछ छंदों में दो दल बन जाते हैं। प्रथम दल में क्या मतलब, पंक्ति, वही लाइन जो जिसे हम कहते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण। जैसे दोहा में होता है, पहला और दूसरा चरण एक साथ लिखे होते हैं एक ही पंक्ति में। द्वितीय दल में क्या है, तीसरा और चौथा चरण एक साथ लिख दिए जाते हैं, तो उसे दल कह दिया जाता है, वो दल बन जाता है। गति क्या है? छंदों में मधुरता लाने के लिए एक प्रकार का प्रवाह होना आवश्यक है। प्रवाह, एक बहाव, जैसे कि पानी का बहाव, वैसे ही कविता में एक बहाव हो। जब आप कोई भी गाना सुनते हैं, जितने भी गाने हैं, जितने भी गीत हैं, वो सब क्या हैं? वो छंद ही हैं, किसी न किसी प्रकार के छंद हैं। और उनमें भी एक गति है, लय है। गति या प्रवाह से हमारा तात्पर्य लयपूर्ण पाठ प्रवाह से है। जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं, कोई कविता पाठ सुना होगा आपने, काव्य पाठ, तो जब कोई भी काव्य पाठ होता है उसमें गति होती है, वो कानों को मधुरता देती, जो लय होती है वो कानों को मधुरता देती है, जिससे पढ़ने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो, जहाँ पर बीच में कोई विराम चिन्ह ना आए। उतने नियम होता है कि इतने वर्णों, इतने मात्राओं से पहले कोई विराम चिन्ह नहीं लगेगा, वही गति है। कविता के प्रवाह को ही गति कहते हैं। यति क्या है? छंद पढ़ते समय बीच में जहाँ कहीं रुककर विश्राम किया जाता है, वो विराम चिन्ह होते हैं व्याकरण की भाषा में, और छंद की भाषा में यति कहा जाता है। चरण के बीच में जहाँ थोड़ी देर रुका जाता है, वहाँ चिन्ह, ये विराम चिन्ह लगे होते हैं। और जहाँ ज़्यादा देर तक रुकते हैं, जिसे ये वाला चिन्ह है जो कॉमा, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं। और जहाँ पूरा एक चरण समाप्त होता है या फिर एक पंक्ति समाप्त होती है, अधिक देर के लिए रुका जाता है, वहाँ पूर्ण विराम लगा देते हैं। और वाक्य के भाव के अनुसार प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा सकते हैं, विस्मयादिबोधक चिन्ह भी लगा सकते हैं, वो वाक्य के भाव पर निर्भर करता है। मात्रा किसे कहते हैं?
वर्णों के उच्चारण काल को मापने की सबसे छोटी इकाई मात्रा है। किसी स्वर का उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसे एक मात्रा काल कहते हैं। मात्रा क्या है? किसी स्वर को उच्चारण करने में जो समय लगता है। देखिए, व्यंजनों की मात्राएं नहीं होती हैं, स्वर की ही मात्रा होती है। तो उस स्वर को उच्चारण करने में जितना समय लग रहा है, अगर 1 पल का समय लग रहा है तो वो 1 मात्रा, और 2 पल का समय लग रहा है तो 2 मात्रा। या जैसे छोटा आ, आगे हम उसमें देखते हैं जितने भी लघु स्वर हैं सब में 1 मात्रा का समय। 1 मात्रा को दूसरे शब्दों में हम 1 पलक झपकने जितना समय भी कह सकते हैं। मत, कला, कल, ये सब मात्रा के ही नाम है। ये सब क्या है? मात्राओं के ही अन्य नाम है। अगर किसी आपको प्रश्न पूछा जाए, कोई आपसे पूछे कि मत, कला किसे कहा जाता है, कल किसे कहा जाता है, तो ये मात्राओं के ही दूसरे नाम है, पर्यायवाची शब्द हैं मात्रा के। मात्राओं के आधार पर वर्णों के भेद, स्वरों के भेद। व्याकरण शास्त्र के अनुसार स्वर के 2 भेद हैं। कितने हैं? स्वर के 2 भेद हैं। एक ह्रस्व, जिसे हम छोटा कहते हैं, दीर्घ लघु कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। तो पहले ही आपको बताया गया, जिस उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। हिंदी में ये 4 हैं, अ, ई, उ और री। इसके अलावा जब आगे और बढ़ेंगे तो और आपको बताते हैं दीर्घ स्वर। वैसे वर्णमाला के अनुसार ये 4 ही ह्रस्व स्वर हैं और बाकी के ये 8 दीर्घ स्वर हैं। यहाँ पर ये री, यहाँ जो ये री 8वीं दे दी गई है, ये संस्कृत में, हिंदी में बहुत कम आपको मिलती है। इसके अतिरिक्त बड़ा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। इनमें ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ कहा जाता है। अब हमें छंद में लघु मात्रा कहाँ गणना करनी है, कहाँ गिनना है, और गुरु कहाँ गिनना है। छंदों में मात्राओं, वर्णों की गणना तथा वर्णक्रम को समझने के लिए लघु गुरु का ज्ञान बहुत आवश्यक है। उसके लिए कुछ नियम हैं। लघु वर्ण, ह्रस्व को छंद शास्त्र में लघु कहते हैं। ह्रस्व को क्या कहते हैं? लघु। जो छोटी मात्रा उसे लघु। लघु वर्ण की 1 मात्रा गिनी जाती है। लघु वर्ण की कितनी है मात्राएं? 1। यदि किसी दीर्घ स्वर का शीघ्रता में ह्रस्व की तरह, बहुत ध्यान दीजिए इस पंक्ति पर, यदि किसी दीर्घ स्वर का, कोई दीर्घ स्वर है और उसे शीघ्रता से, मतलब लय, गति के आधार पर उसे ह्रस्व की तरह उच्चारण किया जाए, ए, ऐ, ओ, औ को या अन्य किसी दीर्घ स्वर को अगर लघु की तरह वो उच्चरित हो, उसे उतना समय हम ना दें जितना कि दीर्घ में लगता है। 1 मात्रा के बराबर ही समय हम बोलने में लगाएं, उच्चारण करने में, तो लघु ही गिना जाएगा, उसकी मात्रा 1 ही गिनी जाएगी। गुरु, दीर्घ स्वर को छंद शास्त्र में गुरु कहते हैं। गुरु वर्ण की 2 मात्राएं गिनी जाती हैं। अनुस्वार, ये ध्यान देने योग्य विशेष बात है कि अनुस्वार, जिसे अंग की बिंदी हम कहते हैं, और विसर्ग सहित स्वर को गुरु माना जाता है। अनुस्वार और विसर्ग को गुरु, यानी 2 मात्राएं गिनी जाएंगी, जैसे कंग, कहा, कंग में 2, कहा में 2, और इसके अलावा चंद्र बिंदु में 1 मात्रा की गणना होती। संयुक्त व्यंजन, जो स्वरहीन, जिसमें स्वर ना हो, संयुक्त व्यंजन हो कोई, जैसे संयुक्त व्यंजन से पूर्व का लघु वर्ण भी गुरु माना जाता है। उसकी 2 मात्राएं गिनी जाती हैं, जैसे चंपा में चा, जो ये आधा माँ है, जो भी आधा आएगा ये बीच में, इसकी मात्रा चा में गिन जाएगी, तो चा गुरु हो गया। कल्याण में का गुरु हो गया। अब इसी जगह आपको हम बता दें कि अगर यही आधा जो हलंत युक्त, जो ये हलंत युक्त वर्ण हैं, इनमें अगर ये शुरू में हो, मान लीजिए त्याग लिखा है तो त्याग में ता पहले लगा है, तो यहाँ पर ता को नहीं गिना जाएगा। जैसे प्रेम लिखा है तो रा उसमें नहीं गिना जाएगा, उसकी मात्रा की गणना नहीं होगी। लघु गुरु चिन्ह, लघु के लिए ये सभी को पता है
कि ये एक के आकार का या आई कह सकते हैं, और ये अवग्रह, हिंदी में इसे अवग्रह कहा जाता है, अवग्रह चिन्ह, परंतु आप समझने के लिए इसको एस का निशान मान सकते हैं। जैसे कथा लिखा है तो क में एक और था में ये बड़ा आ लगा है तो अवग्रह हो गया, यानी 3 मात्राएं हो गई। मान, मान में म में आ 2 है और ना में 1 ही है, छोटा आ केवल है इसमें, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये लघु और ये माँ में दीर्घ हो गया, गुरु हो गया, तो इसकी भी 3 मात्राएं हो गई। अब आगे देखते हैं। छंद के प्रकार हमने ऊपर जान लिए, मात्रिक और वर्णिक। जिसमें मात्राओं की गणना हो वो मात्रिक, जिसमें वर्णों की गणना निश्चित हो वो वर्णिक। अब हमारे कक्षा 11-12 के पाठ्यक्रम में मात्रिक छंद केवल हैं, तो हम मात्रिक छंदों का अध्ययन विशेष रूप से करेंगे। मात्रिक के भी 3 प्रकार हैं, अर्ध सममात्रिक, सममात्रिक, सममात्रिक और विषम मात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद वो होते हैं जिसमें आधे चरणों में मात्राएं समान हो और फिर आधे में समान हो, 2 अलग अलग भागों में बटा हो, एक साथ नहीं, 2 अलग अलग रूपों में। अगर पहले तीसरे में समान है तो दूसरे चौथे में समान होंगी। सममात्रिक में जितने चरण हैं सभी चरणों में समान मात्राएं होती हैं। विषम मात्रिक में ना तो समान होती हैं ना विषम, इसमें 2 अलग अलग छंद मिलकर एक छंद को बनाते हैं, 2 अलग अलग मात्रिक छंद मिलकर एक मात्रिक छंद बन जाता है नया कोई, उसे विषम मात्रिक कहते हैं। अर्ध सममात्रिक में पहला छंद हम देखते हैं दोहा छंद। दोहा पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी है, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम का मतलब आपको बता दिया गया है, इसका अर्थ कि आधे में समान। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके विषम क्या है, पहला और तीसरा। विषम चरणों में 13 मात्राएं, ये याद रखने विशेष बात, 13 तथा सम मतलब जो बराबर हों, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में यति होती है, जहाँ से एक चरण समाप्त हुआ, यति अल्प विराम भी हो सकता, पूर्ण विराम भी, जितनी देर के लिए रुकते हैं वही विराम चिन्ह लगेगा। दूसरे व चौथे चरण के अंत में लघु होना आवश्यक है, लघु अवश्य होना चाहिए। जहाँ पर दूसरा चरण और चौथा चरण समाप्त होता है वहाँ लघु होना चाहिए। उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, देखिए ये आ गया गुरु, ये लघु आ गया, अंत में लघु होना आवश्यक दूसरे चरण के अंत में। चौथे में भी देखते हैं, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, अब यहाँ पर भी ये लघु आ गया अंत में, दूसरे और चौथे चरण के अंत में लघु आया है। तो ये नियम हमारा पूरा। अब मात्राएं गणना कर लेते हैं। जहाँ पर भी एस यानी अवग्रह चिन्ह, ये 2 मात्राएं हैं और एक बना है, वो 1 मात्रा है, लघु का निशान है। तो इनको आप गणना करेंगे तो 13 यहाँ तक, फिर 11 यहाँ पे आएगी, फिर 13, फिर 11। पहले और तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11 मात्राएं होंगी। तो ये हमारे दोहा छंद का उदाहरण है। इस मात्राओं की गणना बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। और उदाहरण कुछ देखते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, देखिए यहाँ पर भी लघु आया है अंत में। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, मात्राएं आप लगाकर अभ्यास करिए। रहीमन ओछे नरन ते, यहाँ पर रहीमन कर लीजिए। रहीमन ओछे नरन सो तजो बैर भली ना प्रीत, आपने शायद पढ़ा होगा, तजो बैर और प्रीत दोनों सही हैं, मात्राएं बराबर आएंगी। काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। और उदाहरण देखते हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वे रहीम नरधन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। इन सभी उदाहरणों में मात्राएं लगाकर आप अभ्यास करिएगा। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम में आपके कबीर के दोहे, बिहारी के दोहे, तुलसीदास के दोहे जितने भी हैं वो सभी आप उदाहरण रूप में अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अगला अर्ध सममात्रिक छंद, सोरठा छंद। यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है, जैसे दोहा था।
अर्धसम्मात्रिक, ये दोहा का उल्टा होता है। उल्टा मतलब कैसे? उसमें पहले और तीसरे में 13-13 थे, तो इसमें उसके उल्टे दूसरे चौथे में 13-13 हो जाएंगे। इसमें भी 4 चरण होते हैं, पहले तीसरे चरण में 11-11। दोहा में क्या था? पहले तीसरे में 13 थे, इसमें पहले तीसरे में 11 और दूसरे चौथे में 13-13 मात्राएं। तो ये हो गया उसका उल्टा। और पहले तीसरे चरण के अंत में, उसमें दूसरे चौथे में था लघु, इसमें पहले तीसरे चरण के अंत में एक लघु वर्ण होना आवश्यक है। उदाहरण, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन। मात्राएं ऊपर लिखी हुई हैं, इनको लिखकर गणना करिए आप। करहु सुमम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन। देखिए मैंने ये रू और रू ये अलग से ये लिखा हुआ है, इसलिए लिखा सरोरुह। आप लोग जो ये रू लिखते हो, दोनों में अंतर है। ये रू लिखे, ये छोटा ऊ लगा हुआ, ये बड़ा ऊ लगा। जहाँ पर भी ये आगे ऐसे करके ऐसे हो, ये बड़ा होता है, और ऐसे सिंगल ऐसे करके ये छोटा है। तो इनकी गणना करते समय इन्हें ध्यान रखना है बनावट पर। जब ध्यान रखेंगे तभी हम गिन पाएंगे कि एक मात्रा है या 2 मात्राएं हैं। कुछ और उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें आप मात्राएं लगाकर अभ्यास। ओछे को सतसंग, रहीमन तजौ अंगार ज्यों, तातो जारे अंग, सीरो पे कारो लगे, करुओ लगे होगा। रहीमन, कीन्ही प्रीत साहब को भावे नहीं, जिनके अगणित मीत हमें गरीबन को गने। रहीमन जग की रीत मैं देखियो रस ऊख में, ताहू को परतीत जहाँ गांठ रस तह नहीं। जाके सिर अस भार, सो कस झोंकत भार अस, रहीमन उतरे पार, भार झोंकी सब भार में। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। तो ये उदाहरण हो गए सोरठा के। दोहा सोरठा के आपको अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप मात्राएं लगाकर अवश्य अभ्यास करिएगा, ताकि समझ में आए कि आप सही गिन पा रहे हैं या नहीं गिन पा रहे हैं। और जहाँ कहीं भी समस्या हो पूछ सकते हैं आप।